तो हजारीबाग जिंदा लोगों का शहर है। 15 मिनट बाप माँ के लिए नहीं, कहते हो समाज सेवी है। 10 नंबर का चप्पल पहनते हैं हम, उतार देंगे, छाप देंगे मुंह पे, मैया गे साला केली पे फोर्टे निकल जाओ मुंह से। एक से बाहर तो सोचबे न करियो भैया। पहले कोठा बोलते हैं, हाँ तो वह निकली तो घर का भाषा है। हाँ, घर की भाषा नहीं है, आत्मा की भाषा है, खून के अंदर की भाषा है। इधर फिल्में करने में डर लगता है, बातें अंजाम तक नहीं पहुंचती। खालिद कूड़ा उठाने में घिन नहीं करेगा, ये समझ में आ गया। तो खालिद मेरे साथ कूड़ा उठाने लगा शहर का। कोठा एक तरह से मेरी मातृभाषा है यार, ये हजारीबाग की भाषा है। मैंने कई 2-3 कोठा फिल्में की। नवादा का रहने वाला है किसी गांव का, वो हजारीबाग की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है। क्या बात करते हो यार। कौन है मानसिक रूप से असंतुलित? उसके घर वाले, बिल्कुल उसके घर वाले, परिजन। एक बूढ़ा घूम रहा है, उसका बेटा। फैक्ट्री रोटी की खोलने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो ये बातें हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाने की बात है। पूरा का पूरा हजारीबाग पीठ पर खड़ा है। मुर्दा कल्याण समिति जिंदा परेशान मुर्दा का कल्याण करते हैं। यह बात 2018 की है। मैं नया नवेला फिर से हजारीबाग शहर आया था। दोस्त यारों के साथ मिलकर हमने कुछ ऐसे नेक काम करने शुरू किए जिन्हें अन्य किताबी भाषा में अन्य तरीके से समाज सेवा कहा जाता है। ये करते हुए मन में गर्व भी आया, और चूंकि युवा था तो अहंकार भी आया। ये करते हुए एक बार एक व्यक्ति ने सलाह दी मुझे कि मुझे एक उम्र दराज, एक बहुत ही जानकार और इसी कार्य क्षेत्र में लगे व्यक्ति से मिलना चाहिए। उन्होंने उनके घर का पता दिया। मैं उनसे मिलने उनके घर गया, और उनसे मिलने के बाद जो उनका पहला सवाल था मुझसे, वो यही था कि क्या करते हो। मैंने थोड़े अहंकार भाव से कहा, समाज सेवा करता हूँ। उन्होंने पूछा, घर कहाँ है? हमने बताया कि रामगढ़। उन्होंने कहा, यहाँ से कितनी दूर है? हमने कहा 100 किलोमीटर। उन्होंने फिर पूछा, घर जाते हो? हमने कहा हाँ जाता हूँ। फिर कहा कि माता पिता हैं घर में? मैंने कहा बिल्कुल हैं। माता पिता की सेवा करते हो? मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया, मेरी आवाज़ धीमी हो गई, और मैंने बस गर्दन हिलाकर ना में उत्तर दिया। अब मेरा ध्यान उस व्यक्ति के उत्तर पे था। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप की सेवा का सहूर नहीं, वो समाज की सेवा क्या ही कर लेगा। हम समाज की सेवा नहीं करते। हम समाज के साथ, समाज के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करने की बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी कोशिशें करते हैं। आज फिर से वक्त है उसी व्यक्ति से आप सबको मिलाने का। हमारे साथ इट पॉडकास्ट में हैं हमारे तापस दादा, तापस चक्रवर्ती सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये बात आप वाकया याद है आपको? अभी आपने जब बात कही तो याद आ गया। चेहरा याद आया उस समय मेरा? नहीं, अभी जब आपने बात कही तो मुझे याद आया कि मैंने आपसे ये बात कही थी। ये नहीं कि माँ बाप की सेवा का सहूर है या नहीं, मैं वहाँ नहीं था। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि माँ बाप दोनों जिंदा हैं तो 7.5 मिनट डेली दोनों को दे सकते हैं आप? यही प्रश्न था सर। कैसे हैं, क्या है, हंसी मजाक, रोज
डेली प्रतिदिन ये काम करना है 7.5 मिनट, और अगर दोनों में से एक नहीं है तो एक के लिए 15 मिनट बनता है। फिर तो लाइफ का 15 मिनट अपने पिता माता के लिए, थोड़ी देर उनसे चुहलबाजी करने के लिए, उनका मन लगाने के लिए क्या आप दे पाते हैं? सबसे प्रश्न यही है। लोग उत्तर देते हैं कि कामकाज में इतने परेशान हो जाते हैं कि घर लौटने के बाद ये हो नहीं पाता। तो दिल करता है कि ये कहूँ कि तुम अपने माँ बाप के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते, कहते हो हम समाज सेवी है। सिर्फ और सिर्फ धोखा, या तो खुद को दे रहे हो या दुनिया को देना चाहते हो। नफरत है इस शब्द से। आपको भी लोग समाज सेवी कहते हैं सर? गलत, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर जो आप करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? ये स्वयं सेवा है, स्वयं का सुख है। आप रोज नहाते हैं तो बाहर जाके टीवी में इंटरव्यू देते हैं कि मैं आज नहाया हूं। अरे यार, तुमने अपनी सफाई की है। और हजारीबाग तो मेरा घर है यार। हर दरवाजा जहां भी खड़ा होता हूं वो खोलते ही बोलता है हाँ भैया बोलिए क्या है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? खोमचा वाला, पान वाला, बीड़ी वाला, राह चलता लोग सारे अपने लगते हैं। अपने होने के नजरिए से देखने की कोशिश तो कीजिए, मजा ही कुछ और है। तापस सर को शुरू से जानना चाहते हैं लोग। तापस सर, आपका बचपन कैसा था? आपका प्रोफेशन क्या रहा? काम क्या किया आपने अब तक? और फिर आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे। बचपन की जहाँ तक बात है, जिसको हम लोग उस समय खैराती अस्पताल कहते थे, आज वो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। पैदाइश वही है। कहाँ? जिसको सदर अस्पताल बोलते हैं आप। सदर हजारीबाग। 1953। उसके बाद की जिंदगी, मेरे पिताजी स्वर्गीय गौर चक्रवर्ती एक पत्रकार हुआ करते थे। अच्छा, पत्रकार के बच्चे हैं? और एक पत्रकार कैसे जीता है मैंने देखा है, महसूसा है। और जो एक पत्रकार अपने बच्चों को या अपने घर को दे नहीं पाता, छटपटाता है देने के लिए, लेकिन औकात बहुत कम होती है, वैसे पलों को मैंने जिया है। मैं हजारीबाग में ग्वालटोली चौक पर एक स्कूल है, हेमिल्टन यूपी स्कूल, जिसको हेमंटन स्कूल बोलता है लोग। पहले लोग मजाक में टनटनिया कॉलेज बोलते थे। तो वहीं से पढ़ा मैंने। वहाँ मेरे पिताश्री ने वहाँ मेरा नामांकन करवाया। उसके पहले लोग बोल रहे थे माउंट कार्मेल में एडमिशन करा दो, तो क्यों नहीं करवाया ये बाद में पता चला। इसलिए कि वो हेमिल्टन यूपी स्कूल या हेमिल्टन स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे फादर के भी टीचर रह चुके थे। उन्होंने कहा बेटा को यहाँ भेजो। एडमिशन हो गया। अब याद करते हैं 1957, बच्चा क्लास पीढ़ा पर बैठ के। आप सीधा स्कूल लाइफ में आ गए हैं, और इतना जिक्र करते हुए कहीं माता जी का जिक्र छूट गया है पीछे। हाँ, माता जी का जिक्र आते ही ऐसा लगता है कि
दिन दुनिया के कष्टों या खुशियों को न देख पाएं, सिर्फ कष्टों नहीं, उसी तरह बिल्कुल कोल्हू के बैल के आंखों में जैसे कैप लगा दिया जाता है, वैसे ही कैप लगाकर घूमते रहना, कभी न रुकना। जब उठो तो उनको जागा हुआ पाओ, जब सोने जाओ तो भी उनको जागा हुआ पाओ। आपने कभी उन्हें आराम करते नहीं देखा? नहीं। खुश होते देखा? हाँ। किन बातों पे खुश होते थे? हम लोगों के किसी भी प्रकार से अगर हम कोई अच्छा काम कर अगर शाबाशी पाते थे, अच्छा रिजल्ट करते थे, तो खुश होती थी। घर में अभाव रहते हुए भी कोई आ जाता था तो खुश होते हुए देखते थे। रोते देखा? याद नहीं। जब भी रोई अकेले रोई? हाँ। आपके सामने कभी नहीं रोई? किसी के सामने। किसी के सामने नहीं? मैंने इसी घर में उनको, यहाँ बरामदा हुआ करता था जहाँ आप अभी बैठ के कैमरा लगाए, वहाँ एक कुर्सी, सामने टूल पर रोटी, आलू का भुजिया, चाय, थोड़ा अचार, जोर से रखते हुए बोली कि मुझे याद है, बोली सीधे कि पूरा खा के जाएगा कर्पूरी। कर्पूरी कौन था? ग्रेट कर्पूरी ठाकुर। भगवान कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी ठाकुर साहब, भारत रत्न। भारत रत्न। जिन्हें इस बार भारत रत्न मिला वो कर्पूरी साहब? यस सर। वो बराबर आते थे यहाँ, जब भी हजारीबाग आते थे मेरे पिताजी के पास आते थे। क्या संबंध था नहीं बता पाएंगे। बाहर जो कुआं देख रहे हैं वहां से खुद से पानी भर के नहाते थे, झोले में से कपड़ा निकालते थे, डायरेक्ट झोला पानी, उसको पहनते थे, भीगे हुए कपड़े को इसी आंगन में ऐसे ही टंगे हुए तार पर पसारते थे और जाते वक्त बोलते थे, भाभी कपड़ा गीला है, अगली बार आएंगे तो उसको पहनेंगे। कर्पूरी ठाकुर। आपको याद है सब? बिल्कुल। आपकी आंखें भर गई है सर। एक एक बात। वो ग्रेट आदमी अपने लिए कहां कुछ रखा यार। आपकी आंखें भर रही हैं। जितने भी असाधारण लोग हुए वो कितने साधारण थे, ये बात मैंने सीखा है पल पल। कर्पूरी ठाकुर जी से? नहीं, ऐसे ढेरों लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हुए बाद में कृष्णबल्लभ सहाय जी, सहाय साहब, केवी साहब, उनका भी मेरे घर अक्सर हाँ आना जाना था। मुख्यमंत्री हुए तब भी बहुत अभाव में, मतलब हम लोग 6 भाई बहन थे, तो 3 का फीस महीने के 15 तारीख को जमा होता था। फीस नहीं, स्कूल में उस समय चंदा लिया जाता था 4 आना, और 3 का 30 तारीख को। 3 का 30? 3 भाई बहन में से किसी 3 का 15 तारीख को फीस जमा हो गया, 4 आना करके ले लो, जमा कर दो, और 3 के लिए 30 तारीख का डेट पड़ा कि 30 तारीख को जमा करेंगे, बोल देना जाके स्कूल में। तो ऐसे बांट के हम लोग फीस दिया करते थे, वो भी 4 आने। पता नहीं 4 आने उस समय बहुत हुआ करते थे। हमारे घर से रिक्शा से गोलटोली चौक जाने का रिक्शा का किराया 4 आना हुआ करता था, या और पीछे से भी। अभी कितना है उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय का वैल्यू क्या रहा होगा, मुझे नहीं मालूम।
इसके बाद आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? इसके बाद पढ़ाई हेमिल्टन स्कूल से क्लास 5 तक, उसके बाद मिशन स्कूल जिसको संत कोलम्बाज कॉलेजिएट स्कूल कहते हैं। बाज? यस, संत कोलंबा का अच्छा, एपोस्ट्रोफी ऐसा है लगा हुआ, संत कोलंबस नहीं है, संत कोलंबाज कॉलेज है, संत कोलंबस कॉलेज नहीं है। बाद में संत कोलंबस कॉलेज से आपका कुछ और भी कनेक्शन रहा? स्कूल से निकलने के बाद आगे की पढ़ाई संत कोलंबाज कॉलेज में हुई, वहाँ से पढ़ के निकले, यहाँ वहाँ बहुत धूल भागा। खेल की दुनिया में थोड़ी बहुत लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, लोग कहते हैं, लेकिन मन नहीं भरा ग्राउंड में, कुछ और करने का भी इरादा था और बेहतर करने का। कौन से खेल में थे आप? बेसिकली मैं एक एथलीट था, लेकिन चूंकि एथलीट में फिटनेस इतनी होती थी कि मैं जिस ग्राउंड में खड़ा होता था वहीं डंका बजाता था। क्या क्या खेल खेला आपने? एथलेटिक्स एंड फुटबॉल। एथलेटिक्स एंड फुटबॉल। और लोग हजारीबाग में जनरल लोग मुझे फुटबॉल के एक फुटबॉलर के रूप में ही जानते हैं। तो ढेर सारी नौकरियां की, कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे सिर्फ खेल के लिए बीएसएफ की टीम में कुछ दिन खेला, वहाँ से भागा तो एएसएफ में कुछ दिन खेला, फिर भागे तो आके मिशन स्कूल से वही जहाँ पढ़ते थे। भागे का मतलब? भागे मतलब छोड़ के भाग गए, बीच में? पढ़ाई करनी थी उस समय, ग्रेजुएशन भी नहीं किया था मैंने। अच्छा। तो गेम के चलते कुछ पैसे मिलते थे और गेम खेलने के पैसे मिलते थे? हाँ, गेम खेलने के लिए हम उस टीम में खेल रहे थे, हमको पैसे के लिए खेलते थे? हाँ, पैसे की जरूरत। और बड़ी टीम में खेलते थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते थे, उसके लिए वो मेरे लिए बड़ी मज़ेदार बात थी और एन्जॉयमेंट की बात थी। बहुत हाथ पैर तोड़वाए। उसके बाद यहाँ पहुँच के हमने मिशन स्कूल जो संत कोलंबाज कॉलेजिएट स्कूल है आज, वहाँ से एक बार बुलावा आया कि तुम यहाँ काम करोगे, 150 रुपया महीना मिलेगा। कब की बात की? 77 की बात है मेरे ख्याल, 77-78 की बात रही होगी। तो वहाँ से जब वहाँ पहुँचा कि करना क्या है, बोले तुमको कुछ नहीं करना है, तुम टीम तैयार करो। लग गया टीम तैयार करने में। फुटबॉल की एक अच्छी भली टीम बनी। मैं, अब नहीं रहे वीरेंद्र भैया, हम लोगों ने मिलकर कोशिश की, टीम अच्छा परफॉर्म की। उसी के साथ साथ माउंट कार्मेल स्कूल में उस समय के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे भेजा कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओ। वहाँ भी पढ़ाने लगे, एक क्लास लेते थे 1:30 बजे जाकर। इसी तरह से गुजारा चलता रहा और अंततः विधि का विधान संत कोलंबा महाविद्यालय में जगह मिली कि मैं वहाँ काम करूँ। पहले प्रैक्टिकल कराने के लिए केमिस्ट्री विभाग में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर थमाते समय कहा कि पढ़ाने वाले बहुत आएंगे, रोज आएंगे, तुम्हारे से अच्छे अच्छे आएंगे, शायद तुमको स्पोर्ट्स के लिए भेज रहे हैं। अनुज कुमार धान ये थे वाइस चांसलर थे रांची यूनिवर्सिटी। 82 में यहाँ गए, उसके बाद कहीं नहीं भाग सके, हमको सब कुछ मिल गया। सब कुछ यहीं मिल गया? 3:30-4 बजे कॉलेज जाना सुबह। वहाँ से निकल के
डिपार्टमेंट आना 9 साढ़े 9 बजे, स्टाफ रूम के किसी कोने में बैग से कपड़ा निकाल के पहन लेना, क्लास में घुस जाना और बच्चों को कुछ जानकारी देने की कोशिश करना। सबसे पहले 4 दिन 5 दिन या सप्ताह दिन के अंदर ऐसे बच्चों को छांट कर निकालना जो कुछ नहीं जानते और बेताल की तरह उनकी गर्दन पे चढ़ जाना कि तू जानेगा कैसे नहीं। और सुबह वो 4 बजे से कॉलेज के एथलेटिक टीम का प्रैक्टिस, बिना नहाए धोए क्लास में, वहाँ क्लास लेके निकले 12 साढ़े 12 बजे। उस समय के प्राचार्य जो थे स्वर्गीय डॉक्टर जे शॉ, उनके आदेशानुसार नहीं कहेंगे, उनके पीठ पर हाथ होने के चलते, उनका हाथ पीठ पर था इसलिए वो बहुत बड़े खेल प्रेमी नहीं, खेल के जानकार भी थे। सॉरी। 12 बजे घर आ जाना, खाना वाना खा के नहा वहा के 1 घंटा सो लेना, 2:30 बजे फिर ग्राउंड में। ये सिलसिला कितने वर्षों तक चला? 38 साल। 38 साल की रूटीन यही थी, अमूमन यही रूटीन। ग्राउंड से निकला 6 साढ़े 6 बजे, खिलाड़ी बच्चे चले गए जो हॉस्टल में रहते थे। उस समय 40-50 बच्चे हॉस्टल के 2 बड़े बड़े हॉल में, शॉ साहब उनको फ्री में रहने का इजाज़त देते थे। 40 बच्चे? ज़्यादा तो कम नहीं। और ताजुब होगा सुनकर, इसके लिए बहुत बार शिकायतें भी हुई। शॉ साहब को लोगों ने शिकायत किया कि मैंने वहाँ स्कूल के बच्चों को भी रख छोड़ा है। छोड़ा था? बिल्कुल। आप मानते थे? बिल्कुल सही था। उससे ज़्यादा सही कुछ हो नहीं सकता स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए कि एक स्कूल का बच्चा को मैंने टारगेट किया, पकड़ लिया, उस समय से उसको प्रिपेयर किया और उसके बाद उसने स्टेट फाड़ा, इंडिया फाड़ा। तो उस समय से नहीं पकड़ने से कैसे होगा? कौन? ऐसे में दिनेश राजभर अभी पुणे में है और वहाँ एक एकेडमी चलाता है आर्मी पुलिस वगैरह के लिए, बच्चों को तैयार करता है। गजब काम कर रहा है वो बच्चा, गजब काम कर रहा है। बीच में उसके ख़राब दिन थे काफ़ी, लेकिन अपने ही एक दूसरे स्टूडेंट के द्वारा कुछ सहारा मिल जाने के चलते वहाँ जुड़ गया और गजब काम कर रहा है। तो सारे बच्चे इधर उधर हैं। वैसे ही ढेर सारे स्टूडेंट्स थे जो स्कूल लाइफ में क्लास 10 में है, लोकेट हो गया कि अरे ये काम का बन सकता है बाद में, मेरे पास चलेगा, हाँ चलो। उस समय से उसके ऊपर प्रताड़ना चालू हो गया, ट्रेनिंग। और कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो तो आग हो गया। फिर आपके साथी हो गए? साथी नहीं, कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो कॉलेज का खिलाड़ी बन गया। और रांची यूनिवर्सिटी के समय जिस हजारीबाग में एथलीट पैदा नहीं होते थे मोटा मोटी थे हम लोगों को उस तरह से किसी ने पीटा नहीं। एकजुट करके साथ छोड़ो, प्रैक्टिस कराओ तो वो बनेगा। लगातार 14 साल तक रांची यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा संत कोलंबा महाविद्यालय एथलेटिक्स में, यूनिवर्सिटी चैंपियन। इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स इन पेन एंड पेपर। मैंने ये काम किया, ये कोई बहादुरी की बात या क्या कहें, आपने बहुत अच्छा काम किया, अरे नहीं। एक शराबी अगर रोज गिलान जाता है और ढेर सारी शराब पीता है तो आप क्या कहेंगे, बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, ये तो मेरा नशा था यार।
वहाँ से तृप्त हो गए, 6 बजे 6:30 बजे ग्राउंड से निकले, सीधे चलते हुए विटले हॉल में घुसे, जहाँ मेरे नाटक के बच्चे इंतजार करते हुए हाँ, इस पर आएंगे अब। पाए ये गए आपने एक और नया- वहाँ उन लोगों के साथ मस्ती की, ऐसे कर ले ऐसे कर ले ये नाटकों। आपने एक नया सुर छेड़ दिया, अचानक आप बता सुनिए ना। रहे थे कि आप तो वहाँ उन लोगों के साथ 10 बजे तक। ये नाटक का बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। यहाँ तक तो आपने बताया था आप स्पोर्ट में थे, आप स्पोर्ट करते थे। स्पोर्ट्स तो करते नाटक का स्टिंग कहाँ शुरू हुआ? ये भी एक संत शौक ही। कोलंबा में ही? नहीं, उससे पहले स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ में नाटक करते थे? वेरी इन्फेंट पीरियड। रांची में मैं 1 साल पढ़ा 7वीं क्लास में। यहाँ से 6ठा क्लास से निकला, फादर का वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अमृत बाजार पत्रिका जुगांतर का वहाँ स्टाफ रिपोर्टर होके गए। तो वहाँ निवारणपुर में ही एक स्कूल हुआ करता था, बीएसबी स्कूल, वहाँ 7वां क्लास पढ़े हम। उसके बाद फिर फादर रिटर्न हो गए वहाँ से, एंड अगेन ही केम टू हजारीबाग। और वो सब जुनून वहीं थोड़ा थोड़ा स्कूल में, चूँकि वहाँ कल्चर था, तो वहाँ से कुछ पैदा हुआ स्टेज के ऊपर। तो यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड से निकल के सीधे नाटक के स्टेज में, यहाँ बच्चों के साथ मस्ती किया। 9:30-10 बजा, सारे बच्चे घर चले गए, मैं वहाँ से निकला, हॉस्टल में गया। हमारे खिलाड़ी बच्चे, किसी को चोट था तो कैसा है क्या है, जिसकी परीक्षा है वो पढ़ रहा था कि नहीं, या पढ़ रहा है या नहीं, कल का प्रैक्टिस क्या होना है, उसके लिए प्रिपरेशन, अब सो जा। चलते हुए फिर लड़खड़ाते घर को आए 10:30-11 बजे, फिर से नहाए, कुछ खाए और बिस्तर पे धड़ाम, फिर वही 3:30 बजे उठना, फिर चलने लगे। ये लाइफ स्टाइल लगातार 37-38 साल। तो आदमी, फिजिक्स में हम लोग एक बात पढ़ते हैं, वर्क डन इज नेवर वेस्टेड। किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो जाता है। हाथ को हाथ से रगड़िएगा ना तो गर्म हो जाएगा, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी आ जाएगी, आता है ना। तो वैसे ही उतना काम कीजिए, माने हमारे बच्चों ने उतना लोड लिया, काम किया, तो वो बच्चे बने। पसीना निकालोगे तो रिप्लाई तो देगा पसीना। बहुत मिट्टी खाई अपने हजारीबाग। हाँ, कजन ग्राउंड का काला मट्टी जितना मेरे पेट में है, शायद ही किसी के पेट में हो। 1967-68 से वहाँ पटकाए हैं ग्राउंड में, तो कादो खाए हैं, तो बहुत मट्टी है। कादो मतलब मिट्टी में पानी अगर मिल जाए, हाँ मिल जाए तो कितना मज़ेदार तो बनता कीचड़ है। हो जाता है। हाँ कीचड़ हो जाता है, वही है कादो। हाँ वही कादो है। तो कीचड़ कितना पेट में है खुद नहीं जानते। तो हजारीबाग की मिट्टी उतनी पेट में है, तो उधारी है। कर्ज अदा कर रहे हैं, मिट्टी का कर्ज अदा कर रहे हैं। नहीं कर सकता कोई, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाजार में उधारी अगर आपका हो जाए तो जिधर से जाइएगा हाथ जोड़ते चलिएगा, नहीं भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और कोशिश करते हैं, कभी किसी को रिटर्न किया, कभी किसी को रिटर्न किया, और हाथ जोड़ रहे हैं कि हाथ इतना दे दिए ना, फिर कल दे देंगे। तो विनम्र हो रहे हैं, बस चले जा रहे हैं ऐसे हाथ जोड़ते हुए कि यार दे रहे हैं इतना, और फिर देंगे ना यार, काहे ऐसे करते हो। पता है कि नहीं दे पाएंगे पूरा, पता नहीं, ये तो असंभव है। सीधी सी बात ये है ना कि मूल रूप से अंदर बाहर से मैं एक शिक्षक हूँ, और नाटककार भी। मैं एक शिक्षक हूँ, और नाटककार भी। सिर्फ शिक्षक। और शिक्षक का सबसे पहला मूल धर्म होता है, अपने अंदर जो भी चीजें हैं अच्छी से देना, वो बांट दे, खत्म करे जल्दी से जल्दी। लाइफ तुरंत खत्म हो जाता है, बांट कर खत्म करना। आपने देखा होगा, आते हैं वो टाई लगा के कि गैस के ऊपर ये तार वाला रख दीजिए तो कम गैस खर्चा होगा। तो उसके मालिक ने उसको ढेर सारे सामान दे दिए होते हैं, अगर वो बिना बेचे हुए वापस जाएगा तो क्या करेगा मालिक उसका?
आप अक्सर फाइनल इंटरव्यू की बात नहीं करते नहीं, हैं। हम एक बात कहें ना, को अगर बिना बेचे हुए चला जाएगा तो उसका मालिक क्या करेगा? अब बताइए ना। बहुत उसे नाराज होगा, निकाल नाराज देगा, होगा, हल्ला निकाल करेगा, गालियां देगा। तो मैं उस गाली से डरता हूं कि मेरे मालिक ने मेरे बैग में इतने तरह के सामान डाल दिए, निर्दयी होकर। स्पोर्ट्स, नाटक, केमिस्ट्री, इसको बिना बांटे हुए वहां जाएंगे, झोला में सामान बचेगा, बहुत मारे और फिर ढकेल देगा कि वापस जा। इसे फाइनल इंटरव्यू कहते हैं। यस, फाइनल इंटरव्यू। तो वहां ये कम से कम कह पाए मैंने बहुत कुछ किया, ये नहीं बोल पाएंगे, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन ये कम से कम कह पाए कि उस्ताद कोशिश किया था। हुआ नहीं, पता जितना नहीं हुआ, कितना हो पाया नहीं जानते, आप अब थोड़ी फिर मत भेजना उसी आप जगह। हमको यहीं रख ले, यहीं झाड़ू लगाएंगे। फिर नहीं आना है, नहीं, काहे को भैया? कुछ और सेवा तो करना है। उनके पास कम से कम ये बोलने के लिए हो कि कोशिश की थी हुजूर, नहीं कर पाए, ये मैं भी जानता हूं, संभव नहीं। मानसिक असंतुलित लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। लगता है लोगों को कि वो मानसिक रूप से असंतुलित है। चूंकि हम लोग जो ठीक ठाक लोग कहते हैं लोगों को, हम लोग मानसिक रूप से असंतुलित हैं, इसलिए वो लोग हमको सड़क पे मानसिक रूप से असंतुलित या पागल दिखते हैं। नहीं तो किसी के घर का कोई आदमी मानसिक रूप से असंतुलित अगर है, वो नवादा का रहने वाला है, किसी गांव का, वो हजारीबाग की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है। क्या बात करते हो यार? कौन है मानसिक रूप से असंतुलित? उसके घर वाले। बिल्कुल, उसके घर वाले, परिजन। एक बूढ़ा घूम रहा है, उसका बेटा 15 मिनट बाप माँ के लिए नहीं, कहते हो समाज सेवी है, 10 नंबर का चप्पल पहनते हैं हम, उतार देंगे, छाप देंगे मुंह पे। आप उन्हें खाना खिलाते हैं, है? मानसिक असंतुलित लोगों को आप खाना खिलाते हैं। कोशिश करते हैं। उसमें एक मेरा पार्टनर है, वो भी काफी बदमाश है, कितना बदमाश? मोहम्मद खालिद। तो हम लोग कोशिश करते हैं रोटियां जुगाड़ करके, सबसे पहला उन लोगों को, क्योंकि वो लोग किसी से मांगता भी नहीं ना, और लोग उनके करीब भी नहीं आते ना, उनसे डरते हैं या घृणा करते हैं, गंदे रहते हैं। तो दिन भर में एक बार भी अगर उनको 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी या सूखी ऐसे ही रोटी, साथ में कोई सब्जी, गुड़ मिल जाए तो पेट में कुछ चला जाएगा। पता नहीं सही है या गलत है, बता नहीं सकते, लेकिन अपने मन को लगता है कि वो भी खा लेता तो अच्छा रहता, तो करते हैं। खालिद अभी भी कर रहा है, वो 11 बजे के बाद मिल जाएगा सदर हॉस्पिटल में खिचड़ी बांटते हुए। अब क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, पूड़ी और खिचड़ी खाते देखा है लोगों को? हाँ, क्या कॉम्बिनेशन। बोले ऐसा क्यों, सब्जी नहीं है? अरे यार, हम कहाँ उतने बड़े आदमी हैं कि हम रोटियां बनवा लें या कोई बड़ी फैक्ट्री खोलें रोटी बनाने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री रोटी की खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो ये बातें हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाने की बात है। हम लोग यहाँ स्कूल्स में गए, तब तक थोड़ी परिचिति हो चुकी थी बहुत भद्दे भद्दे कामों के चलते। भद्दे भद्दे कामों के चलते। भद्दे या बड़े? पता नहीं, गंदा काम। क्या गंदा तो किया? मतलब स्कूल वालों ने क्या बताया जिससे आप गंदा बता रहे हैं? अब आप चाहे जो बताएं, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार है।
ये मुर्दा कल्याण आप लोगों ने समिति। भी सुना होगा। हाँ, मुर्दा कल्याण समिति। मुर्दों का क्या जिंदा कल्याण? परेशान मुर्दा का मुर्दों का क्या कल्याण। कल्याण करते हैं आप? हाँ, मुर्दों का क्योंकि ये कल्याण और संवेदनशील विषय है, लेकिन चूंकि आपसे बात कर रहे हैं इसलिए हंसी आ जा रही है। ये मुर्दों का क्या कल्याण कर देते हैं आप? जैसा हम लोगों के संस्कार में है कि कोई मर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार न हो, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो भटकता है, तो उनको जगह तक पहुंचा के संस्कार कर देना। और दूसरी बात, अगर लाशें पड़ी रहेंगी शहर में तो गंदगी ही फैलेगी, बदबू फैलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सफाई कर्मचारी जैसे साफ करते हैं, उस एटीट्यूड से ये काम शुरू हुआ। ये लावारिस वाला काम खालिद मेरे साथ आने के बाद बहुत भरोसा हुआ और तब चालू हुआ। खालिद जब तक नहीं था, हालांकि ये जो दाह संस्कार वाला काम है ये मैं 1973 से करता हूँ। किसी के घर हो गया तो मैं जानता हूँ कि जिसके घर हो गया वो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे, असहाय महसूस करता है। बगल में खड़े हो जाना है कि मैं बाकी कर रहा हूँ, तू बैठ। तो 1973 से करीब 51 साल हो गए। खालिद स्टूडेंट है संत कोलंबस का, हम लोग आपका बिल्कुल 86 बैच का है वो, ग्रेजुएट। आपसे पढ़े? हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो हमारे डिपार्टमेंट में फिर आता आपने है। खींच लिया अपने लिए? नहीं, खींचा नहीं। अब बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारे संत कोलंबा ग्राउंड से निकले, नाटक में किसी का नाम लीजिए, नाटक में जो स्टूडेंट्स लोग ढेर सारे संत कोलंबस से मेरे निकले, कोई भी। अब धनंजय हुआ, मुकेश हुआ, राकेश हुआ, राकेश मैंने राकेश दा नहीं, छोटा राकेश, इस तरह काफ़ी सारे अभी बाहर वहाँ हिमाचल प्रदेश में सर्वेश वगैरह लोग, उन लोग का अलग बैच। ये तो शुरू हो गया ना, हमको तो खुराक मिल गया यहाँ संत कोलंबा में अपना नशा पूर्ति का, तो करता जा रहा। तो वो जो बच्चे लोग थे वो लोग तो सर्वेश लोग नाटक में क्यों गया, मैंने उनके अंदर देखा कि इसके अंदर उधर खिंचाव है तो तू उधर चल। अब सरोज लकड़ा है, कामेश्वर रविदास है, नॉर्बट है, ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए, तो उनके अंदर खेल का कीड़ा था जिसको दिनेश राजभर कह रहे हैं, छोटू। तो छोटू को एथलेटिक्स में बेहतर कर सकता है या उधर उसका झुका रुझान है, ये पता चल गया, तो वो उधर गया। उसी तरह खालिद कूड़ा उठाने में घिन नहीं करेगा, ये समझ में आ गया। तो खालिद मेरे साथ कूड़ा उठाने लगा शहर का। चला 95 दिसंबर से लावारिस स्टार्ट हुआ, वो भी फंस के। लावारिस क्यों बोलते हैं लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? हजारीबाग में कभी लावारिस को पड़े रहते देखा? नहीं ना, नहीं ना। आप वारिस हैं? नहीं। मैं एक बात कहता हूं, जिंदा लोगों के शहर में कोई भी 100 लावारिस नहीं होता। कभी नहीं देखा। तो हजारीबाग जिंदा लोगों का शहर है। पैसे की जरूरत पड़ती है दाह संस्कार में, अगर पैसे नहीं होते तो खोमचा वाला भी 10 का नोट लेके दौड़ के आता है कि भैया ये मेरा। सारा श्रेय हमको डाल दो या खालिद को डाल दो कि ये काम हम लोगों ने किया। नहीं, लोग कहते थे कि आपको सम्मानित करेंगे, आपको स्टेज में चढ़ाएंगे। बोले पूरे हजारीबाग को स्टेज पे ला सकते हो? है हिम्मत? नहीं, तो फिर मत ना बुलाओ। पूरा का पूरा हजारीबाग पीठ पर खड़ा है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, खड़ा है पीठ पर। तब हो पाया यार, ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता। सिनेमा से क्या संबंध है आपका?
नाटक का शौक, एक्टिंग का शौक, और उसका बड़ा रूप फिल्म तो किसी तरह चलते निकलते कहीं एक चांस मिल गया 1973-74। एक बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे, अब बूढ़े हो गए, अभी हैं विश्वजीत साहब। फिर कब मिलोगे, 20 साल बाद। बहुत ढेरों सुपरहिट फिल्में हैं उनकी। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। निशाना चूक न जाए। उन्होंने उनकी शूटिंग हजारीबाग में चल रही थी। मेरे फादर बहुत पहले से, पिताजी बहुत पहले से इस फिल्मी दुनिया में लेखन के कार्य से जुड़े रहे, लेकिन वो भी हजारीबाग नहीं छोड़ पाए। फिल्म लेखन मतलब हैं? स्क्रीन प्ले। तो उन लोग उस रिलेशन से आते थे, यहाँ शूटिंग करते थे। बिजवीत बाबू आए रक्त तिलक फिल्म की शूटिंग के लिए, वहाँ एक कलाकार की ज़रूरत पड़ रही थी, एक आदमी वहाँ ऐसा करता तो अच्छा रहता। अचानक मेरे को बुला के बोला, ए सुन तो, ऐसा कर तो, हाँ ठीक है कर देंगे। ड्रेस व्रेस पहना दिया, घुस के वो काम करके निकल गए। याद है कौन सी फिल्म थी वो? रक्त तिलक, रक्त तिलक। बंगला मूवी। उत्तम कुमार, सुप्रिया चौधरी, विश्वजीत हीरो, अलका, ब्ला ब्ला, बहुत ढेर सारी करके निकला। तो जब शॉट दे के निकला तो अभी डायरेक्टर साहब ने, विश्वजीत खुद डायरेक्टर थे, बोले बाबा हम तो सोचे नहीं थे कि तू ऐसा निकाल देगा। हाँ ठीक है चल, चलने लगा। कलकत्ते जाता है, वहाँ कोशिश करता, धीरे धीरे कह माहौल वही था उठने बैठने का। ये कैरेक्टर कर दे, हाँ ठीक करते रहे। बांग्ला नाटक होते, वो लोग हिंदी करते जब, तो हम मेरे से कहते कि हिंदी में थोड़ा सा डायलॉग को चेंज कर देना। पहली बार किया, उसी में हंगामा मच गया, कह रही यार तेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरी हिंदी ग्रामर पढ़ के नहीं है, मेरा कान मेरे लिए हिंदी है, चूँकि मातृभाषा। अब कोई कह देगा खोरठा, खोटा आता? अरे खोरठा एक तरह से मेरी मातृभाषा है यार, ये हजारीबाग की भाषा है। मैंने कई 2-3 खोरठा फिल्में की। कुछ बोलिए खोटा में। खोरठा अलग अलग है, हर जगह का खोरठा अलग है। आप कहाँ का बोलते हैं? हजारीबाग का मेन खोरठा हजारीबाग का है, गोला पेटरवार से लेके बरही चौक तक, उसके बाद मामला खत्म। गोला, ठीक है। उसके उधर गिरिडीह में जैसे ऊपर तरफ जाइएगा तो बांग्ला घुसेगा, मगही घुसेगा। बरही क्रॉस कीजिएगा तो उधर से भोजपुरी हावी हो जाएगा। पथलगड्ढा क्रॉस कीजिएगा तो उधर मगही घुस जाएगा, खोटा में टोन टान सब वही हो जाएगा। रामगढ़ क्रॉस करके उधर जाइएगा तो सादरी चढ़ जाएगा। भाषा बहुत अच्छी लगती हाँ, तो ये खेलना बहुत अच्छा लगता है, है, भाषा से खेलना अच्छा। तो अभी आपने कहा खोरठा, तो कभी भी बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह कुछ हो जाता है तो खोरठे निकल जाओ मुँह से। एक कर से बाहर तो सोचबे करियो भैया। पहले कोठा बोलते हैं। हाँ, तो वह निकली तो घर का भाषा है। हाँ, घर की भाषा नहीं है, आत्मा की भाषा है, खून के अंदर की भाषा है। किसी आदमी को कि उसकी भाषा क्या है जानना है तो चुपके से जाइए, उसके पीठ में एक घूंसा मारिए, वो क्या बोलता है। आपके पीठ में मारने से क्या बोलिएगा? बस वही है ना कि मैया गे किरली में कायल मारली, तो यह निकलेगा। बंगला वाला रहेगा तो अपने तौर पे बोलेगा, मराठी रहेगा तो अपने तौर पे बोलेगा। तो बातें अब डिफरेंट जगह में काम करते हुए, फिल्मों में, सीरियल्स में, मैंने कई सीरियल्स फिल्में की, फिल्में की हैं, सीरियल फिल्म की हैं। और अब तो सारे के सारे टेलीकास्टेड सीरियल्स वगैरह हैं। हिंदी सीरियल्स हैं, बांग्ला सीरियल है, टेली फिल्म्स हैं, फीचर फिल्म्स हैं। उसमें खोटा की 2 अच्छी फिल्में हैं। अच्छी फिल्में मतलब इधर फिल्में करने में डर लगता है, क्यों? बातें अंजाम तक नहीं पहुंचती।
आदमी में बात, एक कहानी कहिएगा ना तो एक लय होना चाहिए, तो लय टूटता है, लय नहीं रहता, बड़ा टूटा टूटा सा, और कुछ कह नहीं पाते, फिर भी काफ़ी सारे तस्वीरें खींच के आप जोड़ दिए तो बात नहीं बनी। कुछ कहिए ना, हमने अपने गुरु से यही सीखा कि कुछ कहे। उत्पल सर, हाँ, दत्ता साहब, उत्पल उत्पल दत्ता साहब बहुत पीटा उन्होंने, हैं, बहुत पीटा आपको। पीटा ने, गालियां दी बहुत, और गंदी गंदी गालियां। मैं नहीं, गंदी गंदी गालियां भागो यहाँ दी से। हैं। भागो, हाँ, निकलो निकलो। भाई यहाँ से, झूठ का आटा गीला कर रहा है, खाली खाता है सोता है, चल भाग यहाँ से। तो और स्ट्रीट गले भी थिएटर, लगाया बहुत बार। हाँ गले भी लगाया, जब मेरा काम पसंद आ गया तो गले भी लगाया। तो ये समझ में नहीं आता था कि लोग सोचते थे कि मैं बहुत उनके लहजे में मैं बहुत ऊंचे दरवाजे का कलाकार हूँ। आपको? हाँ, मैंने, लोग समझते हैं, अच्छा, लोग अपने आप को समझते हैं। हमको समझते हैं। आपको? हाँ, नहीं तो उत्पल बाबू के साथ कहे थे ऊंचे दरवाजे कहाँ बोले थे वो? दो अनजाने पिक्चर देखिए, अमिताभ बच्चन, रेखा मैडम, गुरुजी, उसमें वो एक बंगाली डायरेक्टर है, वो किसी ने कहा कि ऊंचे दर्जे की बात है, तो उन्होंने कहा कि वो ऊंचे दरवाजे की बात, बोले दरवाजे नहीं दर्जे, बोलो हाँ ठीक है दर्जे दर्जे। तो उनका जो स्टाइल था एक्टिंग का, उनका सोच से बाहर, सोच से परे, वैसा सौभाग्य। तो लोग सोचते थे कि मैं बहुत ऊंचे दरवाजे का कलाकार हूँ, बात वैसी नहीं है। मेरे गुरुजी में एक नशा था, वो खैनी खाते थे। तो हजारीबाग से जाते समय एक गांठ लेके जाना पड़ता था, और उनके बगल में जब भी सुबह सवेरे बना के उनका चुनौती भर देना पड़ता था, करते करते कुछ अपने भी दबा लिया करते थे। एक बार एक सम्मान समारोह में आपके बारे में परिचय देते हुए जो परिचायक थे, जो एंकर थे, उन्होंने कहा कि सर बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और उसके बाद जब आपके हाथ में माइक आई तो आपने कहा बड़े हैं से इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि मेरे पाँव की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, मैं 10 नंबर का जूता पहनता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, जनरल से थोड़ा सा बड़ा साइज है जूते का। तो ये समाज सेवी वर्ड बहुत गंदा है, समाज सेवी वर्ड। समाज शब्द कैसा है? समाज शब्द ठीक है, समाज सेवा तो शब्द कैसा है, सेवा शब्द कैसा? अलग अलग दोनों ठीक है, एक साथ ठीक नहीं है। एक साथ ठीक नहीं है। जहाँ एक साथ आते हैं वहाँ एक बात जन्म लेती है, अहम। या फिर अहम के अलावा फिर बोल दें वहम। तुरंत में कहीं से कहीं पहुंच जाने की मंशा, और ओढ़ लिया समाज से भी लिखा हुआ चादर, और तुरंत में हम पहुंच गए कि नहीं हम ये है। अरे यार, अब तो सोशल मीडिया फिर पे नाम यही के बाद बात है समाज ना सेवी लिखते हैं। कि सोशल मीडिया में लोग नाम के बाद समाज सेवी लिखते हैं। लिखिए ना, आप कुछ भी लिखिए, आपका टाइटल क्या है हमको थोड़ी पता। आप टाइटल में महतो लिख दीजिए, हमको मालूम नहीं है, वही मान लेंगे। लेकिन समाज सेवी लिखने पर अच्छा नहीं लगता। वही कहा ना कि 15 मिनट बाप माँ के लिए नहीं है, और कहते हैं समाज सेवी। दुखद, अत्यंत दुखद, नहीं ठीक। रिम्स के मॉर्चरी वार्ड से जब आप लोग, याद है? हाँ हाँ, तो वहाँ तो रेगुलर नहीं। हजारीबाग में कभी वैसा नहीं हुआ। हजारीबाग में हर तीसरे दिन कोई भी लावारिस मिला, अगर एक नहीं 5 भी मिला, तो 72 घंटे के बाद उनका दाह संस्कार हुआ। जाती थी वहाँ। हाँ, इसलिए कि वहाँ रेगुलर नहीं जा पाते थे। अब तो वहाँ एक यूनिट है, जो लोग कुछ लोगों को हायर करके मजदूर से ही या जैसे भी वो काम कर रहे हैं। बेलचा से उठाया था आपने?
वैसे ही हो जाता था। वहाँ शव नहीं होते थे। कीचड़ होता था। वही तो हंस रहे हैं हम लोगों का। छोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कीचड़ हो गए। किसी ने हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे मिट्टी में शामिल होने का। मिट्टी ही है, बोलते वाले मिट्टी हैं, बोलने वाले मिट्टी। लेकिन परेशानी कुछ और हो गई। क्या? आपको भी मिट्टी का शरीर दिया, मेरे को भी मिट्टी का शरीर दिया, लेकिन मेरे परेशानी का कारण ये है कि उस खराब बात नहीं बोलेंगे, मारेगा जाएंगे तो मैं वही आप उसने अंदर में एक प्यार करने वाला दिल बैठा दिया। साला परेशानी वही हो। मैं वही बोलने वाला हम था भी कि तो मैं मिट्टी- जैसे उस प्रश्न पे जाना चाहता हूँ, आप उत्तर पहले ही फेंक देते हैं। आप भगवान के प्रति एक दो बार नाशुक्र भी दिख रहे हैं मुझे। नहीं, नाशुक्र नहीं। जिसने बनाया उसके प्रति नाशुक्र कैसे हो जाएगा फिर? आप कहते हैं कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, ये वाला क्यों उसने हाँ किया? हाँ ठीक है, दिया। किसी वो कुछ मेरा झोला में भेजा, मैं इतना ठांस के भरा ना, बांटते बांटते हम थक गए। चलो यार किसी जल्दी। को कुछ नहीं दिया। और किसी को कुछ नहीं, खाली हाथ भेजा और डोले चल रहा है। चलिए, वो चूंकि बांटा, उतना चीज मेरे बैग में डाला, उस चीज को एक सेल्समैन के रूप में बांटने के लिए मैं घर घर गया। तो क्या दिया इस बहाने? लोगों के साथ रिश्ता दिया ना। इससे बड़ा कुछ है? इससे बड़ा कुछ है। लोगों के साथ रिश्ता दिया उसने, बहाना बनाया ये सब चीज तुम बांटो। कभी लाश जलाने जाओ, कभी एथलेटिक ग्राउंड में जाओ, कभी नाटक के स्टेज पे जाओ, कभी फिल्मी दुनिया में जाओ। छिड़न कुड़न होती है कभी नहीं इन कामों को करते हुए? नहीं, रात 2 बजे कोई 5 गोल से हारने के बाद भी कुड़न नहीं हुई, 8 गोल से जीतने के बाद भी नाचने का मन नहीं किया। तालियां बचपन से इतनी सुनी कि तालियां सुनने पर कभी पगलाता नहीं। रात 2 बजे कहीं से फोन आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया तापसदा, सौभाग्य। अच्छा लगता? एक सरकारी नौकरी करने के लिए किसी ने पूछा भी था। सरकारी नौकरी करने के लिए जाते हैं कि इंटरव्यू देते हैं, निकल जाएगा कुछ उल्टा सीधा। सामने बैठे हुए 5 जिनको लोग जानकार कहते हैं, साधारण लोग आपको छांट लेते हैं कि यू आर बेस्ट, आपकी नौकरी हो गई। तो आप बाहर आके मिठाइयाँ बांटते हैं कि आई एम सिलेक्टेड। तो मेरी अनुभूति वही होती है कि अरे यार तू क्या छांटेगा हमको, वो चुना कि 2 बजे तू ही जाएगा। किसने चुना? वो बोला ना कि तापस को जगा, वो आएगा। तब ना वो फ़ोन किया। वो तो जानता भी नहीं, कहाँ बरही चौपारण का आदमी मस्त पैराम पड़ा, कहाँ बोर्ड पर देखा। वहाँ तो साला दीवार पर भी नंबर लिख के छोड़ देते हैं लोग, मरणोपरांत संपर्क हेतु। अरे मरणोपरांत वो कैसे संपर्क करेगा, उसका आदमी करेगा। तो वो सौभाग्य है कि उनके डायरेक्शन पर मेरे लिए पुकार आई। थका हुआ नहीं लगता है। हाँ, काम करके आने के बाद थका हुआ लगता है तो सो जाते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो और मस्ती है। अब खेल का ग्राउंड अब नहीं हो पाता, शारीरिक बहुत मेहनत है किसी भी काम में। फिल्मों पे भी काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी हाल में एक पिक्चर रिलीज पे है, इंग्लिश मूवी है, चल रहा है। क्या करते हैं फिल्मों में? क्या करते हैं आप फिल्मों में? एक्टिंग करते हैं। कभी कभार जो डायरेक्टोरियल सेक्शन है उनके साथ बैठ के कहानी पर डिस्कशन, स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसे कर ले, थोड़ा वैसे कर ले। अगर उनको पसंद आता है तो वो कर लेते हैं। उनकी मतलब महानता है। नई पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, हाँ, उस पीढ़ी से जो पीढ़ी बड़ी हो चुकी है, या जो पीढ़ी प्रौढ़ पीढ़ी हो चुकी है, प्रौढ़ हाँ, हो जो चुकी है, 40 से 50 के बीच वाले लोग हैं, या जो 30 से 40 के बीच के लोग हैं,
उनको एक अलग सा जलन है, एक मतलब जलन नहीं, एक मतलब उनमें बहुत सी कमियां दिख रही है आज जो 10 से 20 के बीच के बच्चे कमियां हैं। किसमें नहीं है यार, सब में है। दोनों मिला के ही तो मनुष्य है। लेकिन एक चीज़ है कि सारी चीज़ों की रफ्तार बढ़ गई है। कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है लोगों में, कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है लोगों में। और इसीलिए आप शहर में स्कूटर मोटरसाइकिल चलते हुए भी देखिए ना, कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। तो आप सुन रहे हैं हमारे तापस दा को, और कैमरे के पीछे हमारे साथ हमारे भाई रवि भास्कर हैं। कुछ सवाल उनके भी हैं, और इस पॉडकास्ट का जो आखिरी कुछ सवाल है वो रवि भास्कर लेंगे, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रवि, बोलिए, कहिए रवि जी। सबसे पहले तो आपका नमस्कार। अरे खुश और रहिए। बाकी का जो जी ये भैया। सेगमेंट है उस हिस्से से मैं मतलब क्या बोलता हूँ, मेरा अंतःकरण काफ़ी प्रभावित है। तापस दा का एक विश जो कि अभी कोई ऐसा पावर मिल जाए आपको, सुप्रीम पावर या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें आपको मतलब बोला जाए कि आप विश करिए, किसी से मिलना, कोई कहीं जाना, अभी जो दुनिया में मौजूद है, तो आपका एक विश क्या है, मजबूत इच्छा जो है कुछ करने की जो रह गई? आदमी कॉन्फ्लिक्ट में न जिए। मेरा है कि भावना से ऊपर उठ जाए। नो फीलिंग्स जो भावनाओं से तो ही बना हुआ सब कुछ। तो वहीं से तो सब कुछ है। ये मेरा है, हम छीन लेंगे। यहां से ऊपर उठ जाए, सबके पेट में दाना चला जाएगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा। ये मेरा है, हम ले लेंगे, छीन लेंगे। उसके पास है, हम ले लेंगे उसका फोन कि ज्यादा बढ़िया है। इस भावना से ऊपर उठ जाए। अगर हमको मौका मिले तो हमको अगर मौका मिले, ये जैसे ही आएगा यूक्रेन में बम फूटना बंद हो जाएगा। आगे भी बोले छोड़ना यार, प्रणाम करते हैं। चलिए देखिए, वो शख्स नहीं है कि बात करें हम। एक बार सवाल किया गया था विराट कोहली से, यही सवाल सेम जो हमने तापस दा से की। उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा होती अगर पूरी तो मैं किशोर दा से मिलना चाहता। तो वहां से, लेकिन तापस दा फुल ऑफ फिलोसफी हैं। इनका डिजाइन भले ही फुटबॉल के ग्राउंड से होते हुए, एक्ट करते हुए केमिस्ट्री में आया, केमिस्ट्री से होते हुए आज ये एक्टिंग, डायरेक्टिंग और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनके अंदर का फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो शायद वो अंतहीन है। उसको शायद समझने के लिए किसी राइटर को आना पड़ेगा, किताब लिखना पड़ेगा। चलिए, इस सेगमेंट का यही अंत करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार। धन्यवाद।